नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, कुलगाम से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी हुई है और इस मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हो गए हैं। गोलाबारी में 2 आतंकी ढेर हुए हैं। भारतीय सेना का एक जवान भी घायल बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुरक्षा बलों की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जा रही है। ये बड़ी खबर, गोलाबारी में 2 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम से यह बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी हुई है और गोलीबारी में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 आतंकवादी मारे गए हैं, जबकि एक भारतीय जवान भी यहां पर घायल बताया जा रहा है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर के कुलगाम से। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, क्या कुछ ताजा जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, ताजा जानकारी ये है कि अभी अभी 2 आतंकी और मारे गए हैं। अगर हम बात करें पिछले 48 घंटे की, तो सुरक्षा बलों को 8 आतंकी मारने में कामयाबी मिली है। ये आज का जो वाकया है, ये साउथ कश्मीर के गुडूर इलाके का है। यहाँ पर कुलगाम का इलाका है। यहाँ पर आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी और जिसके बाद पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया और आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई। जी, अब जवाबी कार्रवाई में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर और इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है और उनके साथ जब फायरिंग हुई है तो अभी तक जो है 4 आतंकी जो है वो मारे जा चुके हैं। जी रविंद्र, और फिलहाल क्या कुछ स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? जी देखिए, अभी इलाके को कॉर्डन किया हुआ है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है सेना की तरफ से कि अगर कहीं और आतंकी हैं छुपे हुए तो उनको मार गिराया जा सके, क्योंकि ये जंगल का इलाका है और वहां पर एक ठिकाने में आतंकी छिप के बैठे हुए थे और जब उस इलाके को घेरा गया तो आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई है और अभी तक जो है उसमें एक जो अधिकारी है, मेजर है, उसके पैर में गोली लगी है। उनको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। वहीं 4 आतंकी जो हैं वो अभी तक मारे जा चुके हैं। जी, और रविंद्र, इसके अलावा क्या कुछ जानकारी मिल पा रही थी कि कितने आतंकी वहां पर छुपे हुए हैं? जी देखिए, अभी तक जो हमारे सूत्रों के मुताबिक वहां पर 4 से 5 आतंकियों की गिनती बताई जा रही थी कि इस इलाके में छुपे हुए हैं और जब इलाके की घेराबंदी की गई तो आतंकियों की तरफ से भारी गोलाबारी जो है सुरक्षा बलों पर की गई, जिसका जवाबी कार्रवाई जो है सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ के जवानों ने भी दी और उसका नतीजा ये रहा कि 4 आतंकी मारने में कामयाबी हासिल हुई है। जी, तमाम जानकारी देने के लिए रविंद्र आपका शुक्रिया। तो गोलीबारी में 2 आतंकवादी की बजाय अब 4 आतंकवादी यहां पर हो गए हैं, जिनको अभी तक सेना ने मार गिराया है और सुरक्षा बलों के साथ यहां पर मुठभेड़ हुई थी। चलिए खबरों में रुक करते हैं। देश भर में कोरोना का खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं देश भर में लॉकडाउन के चलते अलग अलग राज्यों में प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं, जिनको अब राज्यों के सीएम वापस लाने की कवायद में जुट गए हैं। इसी क्रम में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की है और वहां काम कर रहे ओडिशा के लोगों की सुरक्षित घर वापसी की व्यवस्था करने की अपील की है। वहीं दिल्ली से इस चर्चा में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल हुए। कोरोना पर देश की स्थिति को लेकर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने अपने विचार रखे हैं, साथ ही कई मुद्दों पर टिप्पणी भी की है। जांच की गिनती बहुत कम है। जांच की गिनती बढ़ेगी तब पता चलेगा कि देश की सही स्थिति क्या है। राहुल जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हैं। जो चाइना ने किट्स भेजी हैं, हम कह रहे हैं कि वो ख़राब हैं, चाइना कह रहा हमसे उनको डील करना नहीं आता है। जो भी सच्चाई रही हो, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग की ज़रूरत है, तभी देश की सही तस्वीर हमारे सामने आ पाएगी। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमें हिंदू मुस्लिम भूल जाना चाहिए इस समय, और जो लोग भी ठीक हुए कोरोना को लेकर के प्लाज्मा दान। मैं मुख्यमंत्री से कहूँगा कि ये सबक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझाएं, जिन्होंने कोरोना को भी हिंदू मुस्लिम बना दिया है। उनको समझाएं कि देश एक है और एक साथ रहकर ही ये लड़ाई लड़ सकता है। और उन्होंने जो बात कही है
उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। सर, जो टीम बंगाल गई थी वो आरोप लगा रही है बंगाल सरकार के ऊपर। देखिए, मुझे नहीं मालूम क्या सच्चाई है, लेकिन इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहाँ असेंबली का चुनाव आने वाला है। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूँगा कि सिर्फ मुखालफत के लिए मुखालफत ना की जाए, और ममता जी से भी कहूँगा कि ये समय मुखालफत का नहीं है, कोऑपरेशन का है। सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है, जिसे लेकर येचुरी ने कहा कि देश के हालातों को देखते हुए उन्हें एक बार फिर से पीएम मोदी को पत्र लिखना पड़ा है। फिर से एक और बार हमें माननीय प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखने की ज़रूरत पड़ी। आखिरी हफ्ते में पहुंच चुके हैं इस 40 दिन के नेशनल लॉकडाउन में, लेकिन जो समस्याएं पहले से ही हम नज़र प्राइम मिनिस्टर की और सरकार की आकर्षण कर रहे थे इन चीज़ों पर, उनका समाधान अभी तक नहीं हुआ। भूखमरी बढ़ रही है देश में, बेरोज़गारी, आज तकरीबन 13 करोड़ लोग जो है बेरोज़गार हुए हैं इस लॉकडाउन के चलते हुए। इस समय बेरोज़गारों को ये कहा गया 3 महीने की तनख्वाह उनके लिए सुरक्षित रहेगी, लेकिन इसके लिए कोई इंतज़ाम नहीं। उनसे कहा गया नौकरी की चटनी नहीं होगी, लेकिन बड़े पैमाने पर चटनी हो रही है। गरीब को खाना नहीं मिल रहा। अगर कोई अपनी दया से, उनकी दक्षिणा से खाना दे रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन सरकार जिम्मेदारी नहीं उठा रही। और हमारे जो भाई बहन जो आए दूसरे प्रांतों से काम करने के लिए अलग अलग जगहों पर, उनको वापस भेजने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं। और उनकी हालत हम रोज़ देखते हैं अपने सोशल मीडिया के अंदर और सब जगह। जनता की इन ज़रूरतों को मुख्य रूप से उनका समाधान करने के लिए ज़रूरी है 7,500 रुपये हर इंसान को जिसको ज़रूरत है उनको कैश ट्रांसफ़र करिएगा। केरल में प्लाज्मा से कुछ ही दिनों में कोरोना की मरीज ठीक हुए हैं, जिसे देखते हुए उत्तर मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी ने 20 अप्रैल को महाराष्ट्र सरकार को पत्र लिखकर राज्य में इस तरीके को इस्तेमाल करने के लिए कहा था, और जिसके लिए अब सरकार से भी मंजूरी मिल गई है। देखिए, अभी महामारी के समय पे बहुत राज्य शासन और महानगर पालिका के और उसे कोई जवाब आता नहीं। मुद्दा जवाब का नहीं है, मुद्दा इम्प्लीमेंटेशन के बारे में है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की, राजेश टोपे जी को मैंने 20 तारीख को पत्र लिखा था कि ये प्लाज्मा डायलिसिस के पेशेंट जो या तो कोविड पॉजिटिव जो होते हैं उनके लिए करना चाहिए। ये बात मेरे दिमाग में केरल के सरकार ने प्रारंभ किया और उसका उनको अच्छा वहाँ पर नतीजा देखने के लिए मिलता था, तो मैंने तुरंत वो पत्र लिखा। तो मुझे खुशी इस बात की कि राजेश टोपे जी ने तुरंत केंद्र सरकार के पास से पत्र लिखकर परमिशन मांगी और कल उसको महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंट करने का निर्णय उन्होंने ले लिया है। इसलिए निश्चित मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनका स्वागत करूंगा और इसको जल्दी अमल में लाए, करके निर्णय हो जाते हैं लेकिन ज़मीन पर उतारने के लिए फिर बहुत समय लग जाते हैं। कम से कम कोविड जैसे महामारी के समय पर तुरंत इम्प्लीमेंट करे, इस बात की मैं मांग उनसे फिर एक बार करता हूँ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र बीजेपी पर हमला बोला है। उद्धव ने पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का नाम लिए बिना कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि दाल में कुछ काला है, उन्हें कहना चाहता हूं कि अभी केंद्र से दाल ही नहीं आई है, पहले दाल आ जाए फिर देखा जाएगा कि उसमें कुछ काला है या नहीं। दरअसल सीएम उद्धव ठाकरे फडणवीस को जवाब देने के बहाने उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र को केंद्र से अनाज की खेप मिलना बाकी है। बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि राज्य सरकार कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या को दबा रही है और बिना लक्षण वाले लोगों की जांच करना बंद कर दिया है। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फडणवीस के इस आरोप पर उद्धव ने चुटकी ली और कहा कि अभी दाल में काला होने का सवाल कहां है, अभी तो दाल ही नहीं आई है। देश में कोरोना वायरस से निपटने के लिए लॉकडाउन लागू है। हालांकि इस लॉकडाउन के बाद भी देश के कई इलाकों से अपराध की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। इस बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पालघर की घटना पर सवाल खड़े किए हैं। मोहन भागवत ने कोरोना वायरस को लेकर कहा कि सभी लोगों को घर में रहकर ही जंग जीतनी है और लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। इसके साथ ही मोहन भागवत ने पालघर की घटना पर सवाल उठाते हुए कहा कि पालघर की घटना को लेकर बयानबाजी हो रही है। ये कृत्य होना चाहिए क्या? कानून व्यवस्था को हाथ में लेना चाहिए क्या? ऐसा जब होता है तो पुलिस को क्या करना चाहिए? ये सारी बातें सोचने की बातें हैं। पुलिस उस दौरान क्या कर रही थी?
समझदार लोग हैं, नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उन्होंने इससे अपने समूह को बचाना चाहिए और ऐसे भय या क्रोधवश होने वाले कृत्यों में हम लोग नहीं है, हम लोगों को नहीं रहना चाहिए, ये अपने अपने समाज को सिखाना चाहिए। ऐसा नहीं करते तो क्या होता है, भारत के समाज को अतिशय वंद्य ऐसे 2 सन्यासियों की हत्या, अब उसको लेके बयानबाजी वगैरह चलती है, उसको एक बाजू रख दिया जाए, परंतु ये कृत्य होना चाहिए क्या? ऐसा जब होता है तो पुलिस ने क्या करना चाहिए? ये सारी बातें सोचने की बातें हैं। उनके चपेट में न आके हम सारे भेद की, स्वार्थ की प्रवृत्तियों को अलग रखकर उनसे बचते हुए, उनको उभरने न देते हुए देश हित में सकारात्मक बनकर ही आगे बढ़ना चाहिए। महाराष्ट्र के मुंबई से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है जहां पर एक पुलिसकर्मी एम्बुलेंस की सुविधा मांग रहा है, लेकिन अस्पताल प्रशासन उसे एम्बुलेंस देने के लिए मना कर रहा है। फिलहाल पुलिसकर्मी को भर्ती कर लिया गया है। बता दें कि पिछले 2 दिनों में 2 पुलिसकर्मियों की कोरोना से मौत हो चुकी है, जिसके बावजूद पुलिसकर्मी के साथ ऐसी लापरवाही बरती जा रही है। पेशंटला फक्त आम्ही वापरतो, सिरियस कोण झाला तर कुणाला सोडणार? 4 ॲम्ब्युलन्स मधली मला एक ॲम्ब्युलन्स सोडायला येऊ शकत नाही का? मला एक ॲम्ब्युलन्स देऊ शकत नाही का तुम्ही? पोलीसवाला आहे मी, 24 तास ड्युट्या करतो आम्ही। 4 ॲम्ब्युलन्स मधली किती वेळ लागतो? कस्तुरबावरून किती वेळ लागतो इथे केमवरनं कस्तुरबाला जायला पेशंटला? जम्मू में फूलों की खेती से दोगुना आय करने की किसानों की चाहत धरी की धराई रह गई। कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन से किसानों की उम्मीद को तगड़ा झटका लगा है और खेत में खिले फूल सूखे जा रहे हैं। ये फूल न तो पूजा के काम आ सके और न ही किसी के गले का हार ही बन सके हैं। पूंजी डूबने को लेकर किसान काफी चिंतित हो उठे हैं। लॉकडाउन में सीमावर्ती गांव में हो रही फूलों की खेती पर लॉकडाउन के चलते संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि कोरोना के चलते गेंदा के फूलों की फसल खराब हो रही है। पाकिस्तान के साथ सीमावर्ती गांव आरसपुरा के खेतों में कई किसान फूलों की खेती कर रहे हैं। वहीं लॉकडाउन के दौरान जिले के अधिकतर मंदिर बंद हैं, जिसके चलते फूलों का कारोबार करने वाले किसान काफी ज्यादा चिंता में हैं, क्योंकि खेतों में फसल खराब हो रही है। देखिए, हमारी जो फसल है वो पूरी तरीके से यहाँ पक के तैयार है। जो मैरीगोल्ड की फसल लगाई थी, पहले हम हर साल जो है 2 ही फसलें लगाते थे, गेहूं की और धान की। इस बार हमने कैश क्रॉप यहाँ लगाई थी, पर लॉकडाउन की वजह से हमारी फसल जो है वो खेतों में ही ख़राब हो रही है। इसको मजबूरन हमें तोड़ के जो है वो फेंकना पड़ता है, क्योंकि मार्केट्स पूरी बंद है, जितने भी हमारे मंदिर है वो सारे बंद है, कोई शादी फंक्शन या कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, तो हमारा फूल जो है वह कहीं लग नहीं रहा, तो हमें इसको तोड़ के फेंकना पड़ता है। और इसके साथ साथ हमारी जो गेहूं की फसल है वो भी पक के तैयार है। तो हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि हमारा रोज़ का यहाँ बहुत नुकसान हो रहा है फूलों का। जो हमने खेती लगाई थी, किसान क्रेडिट कार्ड का पैसा इस्तेमाल करके लोन लेके हमने इस फसल को लगाया था। सरकार को चाहिए कि हमारा वो जो पैसा है उसको माफ़ किया जाए। सरकार यहाँ बड़ी इंडस्ट्रीज़ का हज़ारों करोड़ माफ़ कर सकती है, तो मैं समझता हूँ सरकार हम किसानों का जो है वो थोड़ा सा पैसा जो माफ़ कर सकती है। दूसरा, अभी हमारी यहाँ जो गेहूं की फसल कुछ जगहों पे पक के तैयार है, तो कुछ जगहों पे पकने वाली है, तो जितनी भी लेबर है या मशीनें हैं इसको काटने वाली वो पंजाब से आती थी। लॉकडाउन की वजह से सारा बंद है, वहाँ से कोई भी मजदूर या कोई भी मशीनें जो है वो जम्मू कश्मीर में या हमारे जम्मू में नहीं आ रही। खासकर जो हमारा आरसपुरा का एरिया है, बॉर्डर से सटा हुआ एरिया है, तो यहाँ की आवाज़ जो मैं सरकार को। हिमाचल के कुल्लू में जिला दंडाधिकारी डॉक्टर ऋचा वर्मा ने रविवार को जारी आदेश में कहा कि कर्फ्यू में ढील अब सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगी। पहले ये ढील केवल 3 घंटे के लिए 10 बजे से 1 बजे तक थी। आदेश के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल, नाई की दुकानें, ब्यूटी पार्लर, हेयर सैलून, शराब की दुकानें, रेस्तरां, होटल, कैफे और ढाबों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुल सकेंगी। और शहरी क्षेत्रों में दुकानें खुलने की स्थिति पहले की तरह ही रहेगी। सभी दुकानों में केवल आधी श्रम शक्ति यानी कि 50% कामगार ही काम कर सकेंगे। सभी को सामाजिक दूरी बनाने और मास्क पहनना सभी के लिए अनिवार्य होगा। एमसी एरिया मनाली, नगर पंचायत भुंतर, नगर पंचायत बंजार, इनमें स्थिति वैसी ही रहेगी जैसी पहले थी। जिन जिन शॉप्स को रिलैक्सेशन थी वहीं खुलेंगी फिलहाल, लेकिन समय 1 घंटा बढ़ा दिया गया है।
लेकिन रूरल एरियाज़ में बाकी शॉप्स भी खुल सकती हैं और लेकिन रिलैक्सेशन टाइम 10 से 2 ही बजे रहेगा। दोनों एरियाज़ में, चाहे वो रूरल हो या अर्बन हो, बार्बर की शॉप्स हैं, ब्यूटी पार्लर्स, रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़, शॉपिंग मॉल्स, लिकर वेंट्स, ये नहीं खोले जाएंगे। और साथ ही साथ एक और रिलैक्सेशन दी गई है, सुबह 5:30 से लेके 7 बजे तक जो लोग मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, लेकिन उनके लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना होगा। हिमाचल प्रदेश में शिमला जिले के रोहडू उपमंडल में भयंकर अग्निकांड में एक बुजुर्ग महिला जिंदा जल गई। महिला की उम्र करीब 80 साल थी। एकाएक लकड़ी के मकानों में भड़की आग ने महिला को सुरक्षित बाहर निकालने का मौका ही नहीं मिला और चिड़गांव थाना क्षेत्र के तहत डुंगरियानी गांव भयंकर आग लगने से वहां पर हड़कंप मच गया। अग्निकांड में 10 घर जल गए और पूरे गांव पर खतरा मंडरा गया था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मी और ग्रामीण आग बुझाने का प्रयास करने लगे, लेकिन बेकाबू आग को काबू नहीं किया जा सका। इसके बाद ग्रामीणों ने आग की चेन तोड़ने के लिए एक घर को ही उखाड़ दिया। इसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। एक घर उखाड़ देने से पूरे गांव को आग की भेंट चढ़ने से बचा लिया गया। पुलिस और प्रशासन के लोग भी वहां पर पहुंच गए थे। गांव में 25 के करीब घर हैं, जिनमें से 10 जल चुके हैं। लॉकडाउन में सबसे अधिक प्रभावित गरीब लोग ही हुए हैं, लेकिन इनकी मदद लगातार कुछ समाजसेवी लोग कर रहे हैं। कोरोना संकट में देश एकजुट खड़ा हुआ है और लगातार मिलजुल कर लड़ाई लड़ी जा रही है। हिमाचल के धर्मशाला में भी हेल्पिंग हैंड टीम के लोग ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं। ये टीम रोजाना 50 से ज्यादा लोगों को खाना खिला रही है। 24 मार्च से लगातार भोजन की व्यवस्था जरूरतमंद लोगों के लिए यहाँ पर की जा रही है। भोजन खाने को मिल रहा है बैजनाथ चामुंडा हाल में। यहाँ 6 साल लोग हम लोग हैं। 1 महीना से भोजन मिल रहा खाने लिए। पका पकाया भोजन मिल रहा? पका पकाया भोजन मिल रहा खाने लिए। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है साहब। भरपेट मिल रहा है? भर रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो एसडीएम महोदय का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारे को खाने के लंगर की जो परमिशन दी हुई है। इसमें जो हम लगभग 1 महीना हो गया, कुछ हम जो यहाँ के 7-8 व्यापारी वर्ग है, उन्होंने इकट्ठा जो है लंगर चलाया हुआ है। कई साधु संतों को खाना नहीं मिल रहा था, उनके लिए हम खाने का इंतजाम किया है। और बाकी जो बाहर से पुलिस वाले आए हैं वो भी यहाँ खाना खाते हैं। और इसमें जो है 60-70 लोगों की व्यवस्था की है। लगभग इसको 1 महीना हो गया हमारे को चलाते हुए। तो जितना भी हमारे से हो सका हमने, जितनी सहायता हुई गरीबों की वो हमने। कोरोना महामारी की मार लगातार जारी है और इस संक्रमण के बीच चंडीगढ़ पीजीआई से राहत की खबर सामने आई है। यहां कोरोना से संक्रमित 6 मरीजों पर MW वैक्सीन का ट्रायल किया गया और इससे सभी मरीजों की सेहत में सुधार देखा गया है। इस बीच चंडीगढ़ पीजीआई पहुंचे ANP न्यूज के संवाददाता विनीत कपूर। आप भी देखिए। पूरे विश्व के अंदर कोरोना आज अपने पूरी तरह से पैर पसार चुका है। भारत की भी अगर बात करें तो लगातार यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव केसों के अंदर इजाफा हो रहा है और सभी को तलाश है वैक्सीन की कि आखिर कब इसकी दवाई तैयार होगी और कब विश्व को इस महामारी से निजात मिलेगी। तो चंडीगढ़ पीजीआई से एक काफ़ी सुखद खबर जो है वो निकलकर सामने आई है, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव को लेकर एक टेस्ट किया जा रहा था। भोपाल एम्स की बात करें, दिल्ली एम्स की बात करें या चंडीगढ़ पीजीआई की बात करें तो यहाँ पर 3 जगहों पर टेस्ट किए जा रहे थे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के साथ। इनको वैक्सीन दी जा रही थी। दरअसल अगर हम इस कोरोना वायरस की बात करें तो जब भी कोई व्यक्ति इस वायरस की चपेट में आता है तो ये वायरस उस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको ख़त्म करने का काम करता है। तो ऐसे में एक मेडिसिन जो चंडीगढ़ पीजीआई या फिर एम्स दिल्ली की बात करें या भोपाल एम्स की बात करें, एक वैक्सीन जो कि कुष्ठ रोगियों को दी जाती थी, उस वैक्सीन का इस्तेमाल सीधे तौर पर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के ऊपर किया गया। ये उन पेशेंट्स पे किया गया जिनकी हालत काफ़ी ख़राब थी, जिनको ऑक्सीजन दिए हुए थे, तो उनकी हालत में इस वैक्सीन के बाद सुधार हुआ। लगातार 3 दिन तक उनको 0.3 ml जो ये वैक्सीन का इंजेक्शन दिया गया और MW नाम की ये वैक्सीन है जिसका यहाँ पर एक सफल
परीक्षण किया गया है। 6 कोरोना संक्रमितों के ऊपर इस वैक्सीन का यहाँ पर सफल परीक्षण किया गया, लेकिन अभी पीजीआई प्रबंधन का दावा है कि अभी और जो संक्रमित हैं उनके ऊपर इसका परीक्षण करना बाकी है। उसके बाद ही कहना मुमकिन हो पाएगा कि क्या इस वैक्सीन से कोरोना संक्रमित मरीजों को बचाया जा सकता है या फिर नहीं। इसके अलावा परिस्थितियों का भी ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि भोपाल की बात करें, दिल्ली की बात करें या चंडीगढ़ की बात करें, अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग ज्योग्राफी है। साथ साथ मरीजों की बात करें तो उनकी भी अलग अलग उम्र है और उनकी भी स्थिति अलग अलग तरह की है। तो ऐसे में पेशेंट्स की स्थिति के आधार पर, भौगोलिक स्थिति के आधार पर, ज्योग्राफिकल स्थिति के आधार पर कहीं ना कहीं ये परीक्षण किया जा रहा है कि क्या सभी पेशेंट्स की इम्यूनिटी या फिर उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें इस मेडिसिन से बढ़ाई जा सकती है या फिर नहीं। लेकिन फिलहाल 6 मरीजों के ऊपर ज़रूर इसका सफल परीक्षण किया गया। आने वाले दिनों में कुछ और मरीजों के ऊपर इसका परीक्षण होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद देखने वाली बात रहेगी कि MW नाम की ये वैक्सीन क्या वाकई में ही कोरोना संक्रमितों को बचाने में सफल साबित होती है या फिर नहीं। लेकिन हाँ, एक सुखद खबर ज़रूर है, क्योंकि जिन 6 मरीजों के ऊपर यह परीक्षण किया गया था अभी तक उनके अंदर कोई भी साइड इफ़ेक्ट इस वैक्सीन का देखने को नहीं मिला और ये भी कहा जा रहा है कि उनकी सेहत में भी सुधार होता हुआ नजर आया। अगर ऐसा है तो फिर उम्मीद रहेगी कि ये वैक्सीन कारगर साबित हो, लेकिन देखने वाली बात रहेगी कि कब इसकी आधिकारिक पुष्टि होती है, कब सभी परीक्षण जो हैं वो मुकम्मल होते हैं और उसके बाद पीजीआई क्या रिपोर्ट जो है इस वैक्सीन को लेकर जारी करता हुआ नजर आता है। कैमरामैन बलजिंदर सिंह के साथ विनीत कपूर, ANB न्यूज़, चंडीगढ़। गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर किसान अपनी फसल को मंडियों में लेकर आ रहा है और वहीं किसानों को कर्फ्यू के दौरान काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है, जिनकी जानकारी देते हुए पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री सिकंदर सिंह मलूका ने कहा कि किसान काफी परेशान हैं, लेकिन कोरोना संकट के बीच सरकार का पूरा साथ किसान दे रहा है। सरकार को भी किसानों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही किसानों से भी अपील करते हुए उन्होंने कहा कि थोड़े दिन और बाकी हैं, सामाजिक दूरी का किसान ध्यान रखें, उसके बाद फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसान ने अनुशासन 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਘਾਟਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਤੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ-ਪੂਸ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ। ਐਰਕੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਖੇਤਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ 90% ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਣਕ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ, ਇੱਕ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਸਾਰੇ ਖੋਖਲੇ ਨੇ। ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ, ਚੁਕਾਈ ਨਾ ਭਰ ਗਈਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਰੋਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਸਬਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤਹੱਮਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ 5-7 ਦਿਨ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਜਿਹੀ ਕਿੱਟ ਪਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾਂ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਵੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈਏ। कोरोना संकट के बीच पंजाब के अजनाला से एक प्रेरणा देने वाली खबर सामने आई है। लॉकडाउन और कर्फ्यू का पालन करते हुए 2 परिवारों का मिलन हुआ। एक नवविवाहित जोड़े को पुलिस ने भी सम्मानित किया है। दरअसल शादी करने वाले परिवारों ने लॉकडाउन का पालन किया और परिवार के लोगों ने शादी की सभी रस्में पूरी की, जिससे प्रभावित होकर पुलिस ने भी नवविवाहितों को सम्मानित किया है और अजनाला पुलिस ने शहर के मेन चौक में केक काटा है और नए जोड़े को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं पुलिस अधिकारी ने यह बताया कि परिवार के 3 सदस्य ही बहू को लेकर के आए हैं और इसीलिए इन्हें उत्साहित किया गया है और साथ ही इनकी फिजूल खर्ची भी बच गई है। लॉकडाउन के चलते आप ब्याह किया वधिया ढंग नाल, 4 जने गए, 4 उधरों आए, साडा ब्याह हो गया। मान किया उसने साडे केक कटाया, वधिया धन्नवाद करते हैं। मैं भी चाहनी हाँ कि इस तरह ब्याह करो, सारे बच्चों का अपने बच्चों का खर्चा बच जाता, नाले बड़ी सोहनी साल लगा तो सानू बहुत खुशी मिली।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਹਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ, ਦੂਰੋਂ ਹੋਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ 3 ਜਾਣੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਬਚਿਆ ਵਾ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵੇਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਤ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ वास्ते आज का उपराला किया गया। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंजाब सरकार की तरफ से कर्फ्यू के दौरान जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए राशन सामग्री के पैकेट पंजाब के हर जिले में भेजे गए हैं ताकि कोई भी परिवार भूखा न रहे। और इसी कड़ी में जिला फतेहगढ़ साहिब के मंडी गोविंदगढ़ में वार्ड नंबर 22 में SDM अमलोह आनंद सागर शर्मा और पूर्व पार्षद हरप्रीत सिंह प्रिंस की निगरानी में 130 जरूरतमंद परिवारों को राशन वितरण किया गया है। और इस दौरान SDM अमलोह का कहना था कि यह राशन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा नीले कार्ड धारकों के लिए भी राशन पहुंच चुका है जो उन्हें जल्द दे दिया जाएगा। देखो साढ़े कोल टोटल हल्के लिए अजे तक 6000 बैग आया सी जिस अप्रोक्सीमेटली साढ़ा 5500 के आसपास तकसीम हो चुके हैं। 300-400 बैग पेंडिंग 55-56 तकसीम हो चुके हैं। जो ही लोड़वंद व्यक्ति ने उन्होंने दिता गया। इस तो इलावा जिन्हों को नीले कार्ड बने हुए हैं, आटा दाल कार्ड बने हुए हैं, उन्होंने वास्ते 3-3 महीने की कणक ते दाल भी आ चुकी है। सो POS मशीन साढ़े जी सब डिवीजन दी ने वो अपडेट हो चुकी ने तो वो भी हुण जिहड़ा उन्हां दी वंड हैगी जिहड़ी उस राशन की वो भी शुरू की जा चुकी है। थैंक यू। अक्षय तृतीया के अवसर पर धूमधाम से शादियां होती हैं, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के चलते शादी की शहनाइयों के साथ ही सभी कार्यक्रम भी निरस्त हो गए। इस बार शहनाइयां तो नहीं बजी, लेकिन कई जगह शादियां जरूर हुई। चित्तौड़गढ़ के रहने वाले तरुण मीणा की शादी उदयपुर की रहने वाली मीनू मीणा से बिना धूमधाम और कम खर्चे के साथ संपन्न कराई गई। शादी संपन्न करके नवविवाहित चित्तौड़गढ़ लौटे। चित्तौड़गढ़ लौटते समय जहां खुशियां बांटनी थी, उसकी जगह उन्होंने सैनिटाइजर और मास्क बांटे। अच्छा मुहूर्त था, पूरे साल में सबसे अच्छा मुहूर्त था इसलिए। और फिर पेरेंट्स भी हमारे बुजुर्ग थे तो हम इसको छोड़ना नहीं चाहते थे, बट कुछ दिक्कत आई थी, लेकिन फिर भी सब रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ अच्छे से संपन्न हो गया। कितने जने शादी में रहे? 5 जने। एक न धूम न बैंड न बाराजा, किस प्रकार की शादी रही है? बहुत ही सिंपल और सादगी वाली थी, लेकिन एंजॉय अच्छा था। कहीं न कहीं यादगार मोमेंट रहेगा। हाँ बहुत यादगार। अच्छा उदयपुर गुजरात के जामनगर में GG अस्पताल के डॉक्टरों की एक टीम ने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी PPE किट बनाई है। और देश में कोरोना संक्रमण से चिकित्सा कर्मियों को बचाए रखना एक बड़ी चुनौती है। संक्रमण से बचाने के लिए गुजरात के जामनगर में GG अस्पताल रोल मॉडल बनकर सामने आया है, जहां एक और कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। इस दौरान इलाज में जुटे चिकित्सा कर्मी PPE किट की कमी ना रहे। दूसरी ओर PPE किट बहुत अधिक महंगी मिल रही है। ऐसे में जामनगर में GG अस्पताल ने खुद आवश्यकता को देखते हुए डॉक्टरों की एक टीम ने PPE किट तैयार की है। बता दें कि ये PPE किट पहनने में भी बहुत आसान है। कम कीमत में संपूर्ण स्वदेशी PPE किट है। हमने जहाँ पे विश्व में देखा कि कई जगहों पे जब ये संक्रमण ज़्यादा हो गया तब PPE किट वगैरह की बहुत शॉर्टेज होने लगी, ऐसा देखने में आया। तब हमारे जो डॉक्टर्स हैं उन्हें ये विचार आया कि हम लोग अगर लोकली मैन्युफैक्चर कर ले और वो पूरी तरह से अच्छी किट हो जो WHO के क्राइटेरिया है उस हिसाब से, और उसका हम सर्टिफिकेशन करा लें,
तो हमारी हॉस्पिटल ही नहीं, हमारा स्टेट भी, और अगर बाहर भी चाहिए तो बहुत ही कम कीमत में हम पूरी गुणवत्ता की किट उपलब्ध करवा सकते हैं। तो कभी भी हमारे प्रदेश में इसकी शॉर्टेज ना हो, और जो भी लोग कोविड-19 के लिए या अन्य ऐसे इन्फेक्शन के लिए काम कर रहे हों, उनको किट की शॉर्टेज कभी ना हो और अच्छी तरह से अपना काम कर सकें। लॉकडाउन के चलते दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के लोगों को लेकर राज्य में राजनीति तेज हो गई है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने पटना में एक सद्बुद्धि महायज्ञ का आयोजन किया है और पूर्व राज्य मंत्री और लालू राबड़ी मोर्चा के नेता तेज प्रताप यादव ने सद्बुद्धि महायज्ञ से सीएम नीतीश कुमार से राज्य के छात्रों और मजदूरों को वापस बिहार लाने का आग्रह किया गया है जो अन्य राज्यों में फंसे हैं। तेज प्रताप यादव ने इस महायज्ञ का आयोजन पटना स्थित अपने सरकारी आवास पर किया था। इस दौरान आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने बीजेपी पर भी हमला बोला। तेज प्रताप यादव ने कहा कि हम बिहार की जनता के लिए हैं, एक भाई दिल्ली में है तो एक यहाँ है। भैया चाहते तो भाजपाई नेताओं की तरह लॉकडाउन का उल्लंघन करके आ सकते थे, पर आए नहीं। इन दिनों समाज सेवियों द्वारा भोजन वितरण का कार्य बिना रुके बिना थके किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति भूखा ना रहे, लेकिन जिन लोगों को मदद के तौर पर भोजन मिल रहा है वे इसे भी कमाई का सौदा बना रहे हैं। ऐसा ही नज़ारा हरियाणा के सिरसा में देखने को मिला है। यहाँ जरूरतमंदों में वितरित की गई रोटियां कबाड़ियों के पास पहुंच रही हैं। लोग रोटियां लेकर रख लेते हैं और एकत्रित कर कबाड़ियों को बेच रहे हैं। ऐसे ही एक वीडियो भी अब वायरल हुआ है जिसमें डब्बाली रोड स्थित एक कबाड़ी के पास 2 कट्टे रोटियों के पहुंचे और इससे संबंधित शिकायत पुलिस के पास भी पहुंची है, जिस पर जांच की जा रही है। असल में उस बारे में एक बंदा जिस दिन ये शुरू हुआ था ना, तब वो मेरे पास बैठा था। कह रहे जी देखो ये वीडियो बनाया किसी मेरे एक मिलने वाले ने। मैं कहा उसको बुला कर बात करता हूँ। उन्होंने बात करी तो पता चला कि वो गड़बड़ है कुछ ना कुछ, मतलब उसको कोशिश की उससे संपर्क करने की, तो वो मेरे से संपर्क नहीं कर पाया वो बंदा था। तो उसमें वेरिफिकेशन चल रही है कि कितनी सच्चाई है। पर अब तक, क्योंकि अब तो पिछले कुछ दिन से जो डीसी साहब और डीटीसी जो साहब हैं उनकी तरफ से चल रहा है ना, उसमें बाकायदा आधार कार्ड लेके खाना बांटा जा रहा है। हर एक जो भी वितरित कर रहे हैं, कुछ एक को छोड़ के, कुछ एक तो ऐसे ही जिसने मांग लिया दे देते हैं। पर अब ज़्यादातर बाकायदा आधार कार्ड का एक डेटा बना गया है कि आधार कार्ड के नंबर के हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। बाकी वेरीफाई होगा तो पता चलेगा सब। और अन्न का अपमान सबसे बड़ा अपमान है, क्योंकि इस देश में बहुत लोग ऐसे हैं जिनको खाना एक टाइम अभी इस संकट के समय में मिल पा रहा है, किसी को नहीं मिल पा रहा। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ना करें, सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। उससे देने वाले की भी भावना आहत होती है जी। यूपी से अवैध तरीके से लाया गया गेहूं हरियाणा के पलवल में पकड़ा गया। कैंटर में गेहूं भरकर मोहना मंडी में बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। आरोपी चालक को अमरपुर पुलिस ने पकड़ लिया है और कैंटर से 125 बोरी गेहूं के बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई अब की जा रही है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि अगर मामले में कोई और भी आरोपी पाया गया तो कठोर कार्रवाई आरोपियों पर की जाएगी। के दौरान इस गाड़ी को रोका गया तो गाड़ी में उत्तर प्रदेश का गेहूं मिला, जो गेहूं की बोरियों के ऊपर उत्तर प्रदेश की सरकारी बोरियां होना प्रत्यक्ष पाया गया है। जो कैंटर के अंदर लगभग 125 बोरियां गेहूं हैं, जो चालक राजू निवासी चांदहट इस गाड़ी को गांव बिदरानिया की नगलिया, जो बंदर की नगरिया भी के नाम से भी जानी जाती है, जट्टारी के पास राजवीर नाम के एक व्यक्ति है जिससे ये गेहूं लेकर आया था और मोहना मंडी में बेचने के लिए लेकर जा रहा था, जो अनैतिक है। प्रतिबंधित होने के उपरांत सरकार के आदेशों की अवहेलना करना, सरकार के आदेशों को ना मानना, लाभ की नीयत से दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में गेहूं बेचना, ऐसा होने पर इनके विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश अमल में लाई जा रही है। इसमें अगर और किसी की संलिप्तता पाई गई तो उसके विरुद्ध भी उचित ठोस कानूनी कार्रवाई की।
हरियाणा के मुस्लिम बाहुल्य जिले नुहू मेवात में कोरोना मरीजों की संख्या 57 है, लेकिन पिछले 7 दिन से कोई नया केस यहां पर सामने नहीं आया है और इनमें से भी 38 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। ठीक हो चुके मरीजों को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। अब एक्टिव केसों की संख्या 19 रह गई है। सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यादव ने यहां पर बताया है कि इलाके में सभी ने सहयोग किया है, यहां किसी भी समाज ने एक दूसरे पर उंगली नहीं उठाई। अगर मैं बात करूं तो कोरोना के टाइम पर इक्का दुक्का कोई इंसिडेंस ऐसा ज़रूर हुआ जिसमें हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ कोई छोटी मोटी दुर्घटना या दुर्व्यवहार की शिकायत प्राप्त हुई। अन्यथा 503 गांव हैं मेवात ज़िले में, 15 से 16 लाख के करीब की पॉपुलेशन है और दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के लोग यहाँ रहते हैं। हमें किसी तरफ की कोई शिकायत महसूस नहीं हुई, बल्कि जो मुस्लिम, अगर मैं धर्म गुरुओं की बात करूं या मुफ्ती या मौलाना की बात करूं, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया। बल्कि उन्होंने मैसेज या वीडियो मैसेज वो भी लोगों तक पहुंचाए, आम जनता तक पहुंचाए। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि जहां पर हमारे हिंदू बाहुल्य कोई इलाका था तो वहां पर भी उन लोगों ने सौहार्द बनाए रखा। किसी एक समुदाय ने दूसरे समुदाय पर कोई उंगली नहीं उठाई और इस मामले में मैं पूरे मेवात की तारीफ करना चाहूँगा कि उन्होंने वातावरण को बेहद शांतिपूर्ण बनाया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में तेंदुआ देखे जाने से इलाके में दहशत फैल गई। कस्बा बाबैन का ये पूरा मामला है, जहां पर फॉरेस्ट विभाग की टीम ने पिंजरे लगाए हैं और तेंदुए की तलाश अब शुरू कर दी है। भारी संख्या में ग्रामीण और पुलिस वहां पर इकट्ठा हुए और वन विभाग के कर्मचारी भी उसकी तलाश में जुट गए। वन्य प्राणी निरीक्षक राजीव गर्ग ने ये बताया कि सूचना मिलते ही क्षेत्र में टीम मौके पर पहुंच गई थी। प्रातः सूचना मिली थी जी, और जैसे हमें यहाँ से सूचना मिली हम तुरंत मौके पे पहुँचे जी। और जैसे फोटो में दिखाई दे रहा है पेड़ पे चढ़ा हुआ, उस हिसाब से लगता है कि तेंदुआ है और पिंजरे वगैरह लगा दिए हैं जी दोनों तरफ। और गांव वालों से कोई ज़रूरत नहीं है डरने की जी। तो कोई अपील रहेगी गाँव वासियों से? कुछ गाँव वासियों से अपील है जी, अब तो अपना सोशल डिस्टेंसिंग रखे, वहाँ पर ज़्यादा ना जाए जी। बाकी हमारे टीम जो वहाँ पे कोई मौजूद है जी। तो क्या मक्की खेत में एंट्री कर गए जी? हाँ, मक्की के जो पैच है जी उसके अंदर बता रहे हैं वहाँ पे अपना। तो कितने पिंजरे लगाए हैं सर? पिंजरे 2 पिंजरे लगा दिए हैं जी। हाँ जी, और पूरी हमारी टीम जो है मुस्तैद है। सोनीपत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 20 है। इतनी भारी संख्या में कोरोना संक्रमितों का पाया जाना सोनीपत के लोगों के लिए एक भयावह स्थिति पैदा कर रहा है। आलम यह है कि कुछ समय पहले तक येलो जोन में रहने वाले इस जिले की स्थिति अब रेड जोन में जाने की हो रही है। ऐसे ही लगातार केस बढ़ते रहे तो जल्द ही सरकारी स्तर पर सोनीपत को रेड जोन घोषित भी कर दिया जाएगा। आज सोनीपत के अहमदपुर गांव का रहने वाला शख्स कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। यह शख्स दिल्ली की सब्जी मंडी में आढ़ती का काम करता था, जिसे 24 अप्रैल को भर्ती किया गया था और आज उसकी रिपोर्ट में आज कोरोना की पुष्टि हुई है। अभी हमारे पास जितने भी अभी केस आ रहे हैं मैक्सिमम इसमें से दिल्ली से ही आ रहे हैं। यानी कि हमारे टोटल जो 20 केस हैं उनमें से 15 केस हैं दिल्ली की ट्रैवल हिस्ट्री से, या दिल्ली काम कर रहे हैं या दिल्ली अप डाउन कर रहे हैं काम की वजह से। तो अब जो लेटेस्ट केस आया है ये भी एक आज़ादपुर मंडी में आढ़ती काम कर रहा था और 24 तारीख को हमारे पास एडमिट हुआ। हमारी जो आशा वर्कर ने सर्वे के दौरान इसको डिटेक्ट किया कि कोई कैसे ऐसे फीवर का है और दिल्ली आता जाता है। इसको लेके आए और टेस्ट किया तो पॉजिटिव निकला है। उसी के ऊपर हम एक्शन ले रहे हैं। जो भी इसकी कंटेनमेंट होगा, सैनिटाइजेशन होगी, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी, वो सारे काम किए जा रहे हैं। चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यूपी के लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। केजीएमयू की स्टाफ नर्स में कोरोना की पुष्टि हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ट्रॉमा सेंटर के सीसीयू में कार्यरत है महिला स्वास्थ्य कर्मी और हॉटस्पॉट एरिया नक्सास की निवासी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी के लखनऊ से। ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर एक अस्पताल की केजीएमयू की स्टाफ नर्स में कोरोना की पुष्टि हुई है। ये बड़ी खबर। और ट्रॉमा सेंटर के सीसीयू में ये महिला काम करती है और इसके अलावा जहां पर ये रहती है वो एरिया भी हॉटस्पॉट है, नक्सास की निवासी है ये स्टाफ नर्स। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी के लखनऊ से सामने आई है, जहां पर केजीएमयू की स्टाफ नर्स में कोरोना की पुष्टि हुई है और ट्रॉमा सेंटर के सीसीयू में कार्यरत है ये महिला स्वास्थ्य कर्मी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हॉटस्पॉट एरिया है नक्सास, जहां की ये रहने वाली बताई जा रही है। यूपी के लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आई है। इसी के साथ फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल सरकार द्वारा लॉकडाउन नियमों में ढील दिए जाने के बाद बाहरी राज्यों से हिमाचल में दाखिल होने वाले लोगों की ऊना के महतपुर बॉर्डर पर काफ़ी लंबी लाइनें लग गई। महतपुर बॉर्डर पर आज लोग हिमाचल में दाखिल होने के लिए बड़ी तादाद में दिखे। इन सभी लोगों की बॉर्डर पर ही हेल्थ विभाग द्वारा स्क्रीनिंग की जा रही है और कई डॉक्टर्स की टीम को बॉर्डर पर तैनात किया गया है और उसके बाद ही उन्हें आगे जाने दिया जा रहा है। रिलैक्सेशन दी है और रिलैक्सेशन में जो लोग जो है पास लेके आ रहे हैं उनका यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा है और पुलिस प्रॉपर एंट्री कर रही है और एंट्री करने के बाद जो है उनको हिमाचल में एंट्रेंस दी जा रही है। आज क्योंकि हिमाचल सरकार ने जो है जो हिमाचल में लोग जो दूसरे स्टेट में फंसे हुए हैं उनको थोड़ा अलाउ किया है यहाँ पे कंपैशनेट ग्राउंड में, तो महतपुर बॉर्डर पे आज थोड़ा रश ज़्यादा हो गया है। तो हमने अभी अपने डॉक्टर्स की 4 टीमें और बुला ली हैं, डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदा ऑफिसर भी आए हैं, उनकी टीम्स भी आई हैं। तो जल्दी से अभी जैसे ही काउंटर लग जाएंगे तो हमारा जो है टेस्टिंग जो स्क्रीनिंग जो है जल्दी शुरू हो जाएगी। और अभी काफ़ी 2000 के करीब लोग यहाँ पे हैं, तो पुलिस इंतजाम कर रही है, लाइनें लगवाई, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही हमारी 4 टीमें काउंटर लग जाएंगे। तो जिनकी स्क्रीनिंग की जा रही है क्या उनको कहाँ भेजा जा रहा है? हाँ, इनकी टेस्टिंग होगी, जो भी सिम्टोमेटिक होगा उनको क्वारंटाइन में रखेंगे और जो एसिम्टोमेटिक है वो अपने होम क्वारंटाइन पे 14 दिन के लिए रहेंगे। हरियाणा के सोनीपत जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में दिल्ली पुलिस के एक जवान का कोरोना पॉजिटिव होना मुसीबत का सबब बन गया है। जवान के संपर्क में आने से परिवार के 4 सदस्य भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कोरोना संक्रमित जवान के सोनीपत में स्थित गांव खुबड़ू को भी पूरे तरीके से सील कर दिया गया है। दरअसल संक्रमित जवान 22 अप्रैल को सोनीपत में अपने गांव खुबड़ू पहुंचा था, इस वजह से गांव को सील कर दिया गया है। गन्नौर में कुबड़ू गांव में कोई दिल्ली पुलिस में वर्किंग है और वो पॉजिटिव था। अब उसकी फैमिली भी पॉजिटिव आ गई है जो पानीपत शिफ्ट कर गई थी, लेकिन हमने कुबड़ू गांव को कंटेन किया हुआ है और उसके कुबड़ू गांव के अंदर हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करवा रहे हैं। कितने डॉक्टरों की टीम वहाँ पे काम कर रही है? वहाँ के जो एसएमओ हैं, गन्नौर के एसएमओ हैं डॉक्टर टीना, उनके नेतृत्व में सभी आशा वर्कर्स, एएनएम और हमारे हेल्थ वर्कर्स सभी मिलकर एक टीम की फॉर्म में काम कर रहे हैं, घर गली गली जाकर। गन्नौर का जो केस सामने आया वो भी दिल्ली से रिलेटेड है और उसमें जो कुबड़ू का रहने वाला व्यक्ति था उसको पॉजिटिव पाया गया है और इसके तहत हमने कुबड़ू गाँव को सील करवा दिया है। कोरोना संकट के बीच कई राज्यों ने लॉकडाउन में मामूली ढील का ऐलान किया है। इस बीच हरियाणा सरकार ने भी लॉकडाउन के बीच एक और रियायत दे दी है। अब औद्योगिक और आवासीय साइट पर निर्माण कार्य हो सकेंगे। इसके लिए श्रम विभाग ने नया सर्कुलर जारी कर दिया है कि ये नियम केवल छोटी साइटों के लिए लागू होगा और इस आदेश से लॉकडाउन के बाद फंसे निर्माण मजदूरों को रोजगार भी मिलेगा। धंधे पे जा सकते हैं, मजदूरी मिलनी चाहिए, बढ़िया बात है। हम 2 पैसे कमाने का टाइम है, काफी दिन से घर बैठे हैं, 1.5 महीना हो गया, इससे बढ़िया कोई और बात नहीं है। अच्छा, खुश हैं आप सरकार के इस तरह से काम देने पर? अब जो है दिहाड़ी मजदूरी कर पे आप अपना पेट पाल सकते हैं? बिल्कुल पाल सकते हैं। अच्छा, देश भर में जारी लॉकडाउन के बीच ऐसी कई कहानियां सामने आ रही हैं जिनके बारे में सुनकर इंसानियत पर से भरोसा तक उठ जाता है। हैदराबाद में भी ऐसे ही एक मामला सामने आया है जहां पर एक पुलिस अधिकारी ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए शहर में फंसे हुए हिमाचल प्रदेश के एक युवक के इलाज के
रुपए का बिल अपनी जेब से चुका दिया है। पुलिस अधिकारी की इस मदद की सभी लोग तारीफ कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सीएम तो इस घटना से इतने खुश हैं कि उन्होंने बाकायदा पुलिस अधिकारी को एक चिट्ठी लिखकर उनकी तारीफ की है। बीती 16 अप्रैल को हैदराबाद के एक कोविड-19 कंट्रोल रूम को एक फोन आया और इस कॉल में बताया गया कि हिमाचल प्रदेश का एक युवक लॉकडाउन के चलते हैदराबाद में कुकुटपल्ली में फंसा हुआ है और उसे तुरंत ही मेडिकल मदद चाहिए। इसके बाद कंट्रोल रूम से कुकुटपल्ली इलाके के पुलिस को इसकी सूचना दी गई है, जहां से ये मामला कुकुटपल्ली थाने के इंस्पेक्टर लक्ष्मी नारायण रेड्डी के पास पहुंचा है और पुलिस इंस्पेक्टर रेड्डी को पता चला कि हिमाचल के युवक ललित कुमार को अपेंडिक्स की समस्या थी और दर्द के चलते उसे तुरंत ही इलाज की जरूरत थी, लेकिन ललित के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। इसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर ने ललित को अस्पताल में भर्ती करवाया और उसका बिल भी अपनी जेब से ही भरा है। तो कई लोग जहां पर ऐसे वक्त में, कोरोना के संकट के वक्त में कई लोग अपना मुनाफा भी देख रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समाज सेवा कर रहे हैं और लोगों की, जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। उनको अपेंडिक्स था, उनका धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने उनकी मदद किया। मैं डर था कि उनका ऑपरेशन कैसे होगा, लेकिन पुलिस वालों ने उनकी मदद कर दी, उसके लिए धन्यवाद। अब लॉकडाउन भी चला है, इसीलिए वो घर नहीं आ सकते थे। अब आपकी बात हुई फोन पे उनके साथ? जी सर, अभी हुई है उनकी बात, वो ठीक है अभी। हम मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं और पुलिस वाले का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हेल्प की है। अब कैसी तबीयत है आपकी बेटी की? अब फोन आता है ठीक है। तो जी 10 दिन पहले पता चला था, उसने फ़ोन किया अपने घर वाले को, इसको हमारी बहू को, तो फिर इसने बताया मम्मी ऐसे ऐसे उनको पेट में दर्द है। राजस्थान में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। वहीं पर राजस्थान ने कुछ हद तक कोरोना संक्रमण के फैलाव पर लगाम भी लगा ली है। ऐसे में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने बताया कि सरकार की ओर से लगातार कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़े को लेकर चिंता जाहिर की जा रही थी। वहीं पर सरकार सहित पूरा प्रदेश कोरोना को लेकर के चिंतित था। आज 14 अप्रैल के बाद से राजस्थान सरकार ने कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाई है और शर्मा ने बताया कि राजस्थान में कोरोना की संख्या की वृद्धि दर को 14 अप्रैल के बाद हमने रोका है। अगर ये 14 अप्रैल से पहले की स्थिति में बढ़ता रहता तो आज पॉजिटिव की संख्या 3,400 के पार होती। राजस्थान में कोरोना के संक्रमण की वृद्धि दर को 14 अप्रैल के बाद हमने रोका है। अगर ये 14 अप्रैल से पहले की स्थिति में बढ़ता रहता तो आज पॉजिटिव केसेस जो संख्या होती वो 3400 से ऊपर होती, लेकिन 14 अप्रैल के बाद इसके संक्रमण के फैलाव पे हमने काबू पाया है और अब ये इसीलिए आज सुबह 9 बजे जो प्राप्त रिपोर्ट के हिसाब से 2141 तक हम इसको रोक पाए हैं। हमने, कई लोग कहते हैं कि सब सैंपल कलेक्शन के काम को कम कर दिया है, ऐसा नहीं है। हर रोज 4000-5000 सैंपल एवरेज हमारा विभाग और सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं और टेस्टिंग कैपेसिटी भी हमारी निरंतर बढ़ती जा रही है। आज की तारीख में 5256 टेस्ट पर डे हम कर सकते हैं। कल भीलवाड़ा को ICMR की परमिशन मिली है टेस्टिंग की और RUHS को भी 250 टेस्ट पर डे करने की ICMR से परमिशन मिली, जिसको हम और बढ़ाएंगे, 1000 तक ले जाएंगे। इसके अलावा हमने कोबोस 8800 मशीनें, उनका ऑर्डर दिया है वो जयपुर और जोधपुर के लिए। ये मशीनें जैसी आएंगी हर रोज 3000 से 4000 पर डे हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इसमें RNA एक्सट्रैक्शन और RT-PCR टेस्ट, ये दोनों टेस्ट हो जाएंगे। राजस्थान के अलवर में पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान अवैध रूप से गुटखा बना रहे 2 भाइयों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से कच्चा माल सहित गुटखा बनाने के काम में आने वाले सामान को भी जब्त किया है और थाना प्रभारी विनोद सांवरिया ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग अवैध रूप से गुटखा बनाने का काम कर रहे हैं। इस पर पुलिस ने DSC टीम के साथ सूर्यनगर विश्वकर्मा कॉलोनी के एक मकान से गुटखा बनाते उनकी पैकिंग करते हुए विश्वकर्मा कॉलोनी सूर्यनगर निवासी युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस थाना NAB की टीम व DSC टीम के द्वारा लॉकडाउन के दौरान अवैध गुटखा व्यापार के बारे में जरिए मुखबिर सूचना मिली, जिस पर पुलिस थाना NAB के
टीम के रूप में सब इंस्पेक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को मौके के लिए भेजा गया। मौके पे जाके उन्होंने देखा तो एक मकान के अंदर, विश्वकर्मा कॉलोनी सूर्यनगर के अंदर वो मकान स्थित है, जिसके अंदर 2 शख्स नेमीचंद पुत्र दयाचंद, जाति जाटव, उम्र 45 साल, निवासी विश्वकर्मा कॉलोनी सूर्यनगर अलवर, व दूसरा शख्स प्रकाश चंद सन ऑफ दयाचंद, उम्र 47 साल, जाति जाटव। ये लोग जो कच्चा माल है गुटखे का, उसको पैकिंग करके बिना मार्के की थैलियों के अंदर भर रहे थे, जिनको मौके से ही दस्तयाब कर मौके की कार्रवाई कर थाने पर लाए हैं। नियमानुसार मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और उचित कार्रवाई की जा रही है। क्या क्या सामान मिला है? गुटखे के अंदर सुपारी, गुटखा, तंबाकू, जो भी गुटखे के उत्पादित में जो आवश्यकता होती है वो सभी सामग्री कॉमर्शियल मात्रा में मिली है, जिसको यूपी के बहराइच में एक और कोरोना पॉजिटिव युवक पाया गया है। इसके साथ ही जिले में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर के 9 हो गई है। संक्रमित युवक रिसिया इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। बहराइच के रिसिया का रहने वाला 25 वर्षीय युवक हाल ही में कहीं बाहर से लौटा था। गांव वालों की सूचना पर पहुंची पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उसे क्वारंटीन कर दिया था। 22 अप्रैल को युवक का सैंपल लेकर जांच के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ में भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट अब पॉजिटिव आई है। यूपी के कौशाम्बी मुख्यालय में एसपी कार्यालय से सटे बीएसए दफ्तर में खिड़की तोड़कर बेखौफ चोरों ने 2 कंप्यूटर, 1 लैपटॉप, प्रिंटर और आवश्यक दस्तावेज चोरी कर लिए हैं और चौकीदार ने सुबह चोरी की जानकारी बीएसए को दी तो हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर सीओ एसएन पाठक फोर्स के साथ पहुंच गए और पुलिस ने घटना की छानबीन शुरू कर दी है। बीएसए राजकुमार पंडित ने यह बताया है कि हफ्ते भर के भीतर दोबारा चोरी हुई है और 1 दफा चोरी का प्रयास भी किया गया है। इस कमरे में सर्वशिक्षा अभियान का काम होता है। जो भी कंप्यूटर और लैपटॉप चोरी हुए हैं उसमें सर्वशिक्षा अभियान का डाटा है। आज रात में जो है जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी कार्यालय कौशाम्बी के कार्यालय में एक चोरी की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होने के बाद मैं मौके पर आया हूँ। यहाँ एक कमरे में जिसको कंप्यूटर कक्ष या EMIS कक्ष बताया जाता है, उसमें एक डेस्कटॉप की चोरी हुई। इसके अलावा कोई सामान नहीं गया है और इन लोगों का कहना है कि इसे डाटाबेस था, डाटाबेस की चोरी की गई। 5-7 दिन पहले एक और चोरी हुई थी सर, लैपटॉप चोरी गया था। बार बार यही लैपटॉप कंप्यूटर ही जा रहे हैं, ये क्या हुआ? ये जो भी दहेज देंगे उसकी विवेचना की जाएगी। हमने इसमें SOG की भी लगा दिया है, सर्विलांस की टीम को लगा दिया गया है। यहाँ का BTS निकाला जा रहा है, तत्काल ही इसका खुलासा। यूपी के जालौन में लॉकडाउन का उल्लंघन करना दरोगा को महंगा पड़ गया। दरअसल जिलाधिकारी ने दरोगा को रोककर उसे जमकर फटकार लगाई। जिले में कोरोना का पहला मामला सामने आने के बाद प्रशासन सख्त हो गया है और इसी बीच कार में खरीदारी करने निकले दरोगा डीएम के सामने आ गए, जहां पर डीएम ने दरोगा को वरिष्ठ अधिकारियों के सामने फटकार लगा दी। बता दें कि यह मामला उरई कोतवाली के शहीद भगत सिंह चौराहे का है। महाराष्ट्र से सिद्धार्थनगर जा रहे 28 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो ट्रक में भरकर जा रहे थे। दरअसल झांसी के मौरानीपुर के गरोठा चौराहे पर इन लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है। पकड़े गए लोगों को कन्या इंटर कॉलेज में 14 दिन के लिए रखा गया है। सभी की जांच कराई जा रही है। जांच कराए जाने के बाद सभी को 14 दिन के बाद घर भेजा जाएगा। प्राइवेट ट्रक रोका गया था, उसमें ये 28 लोग सवार थे। सिद्धार्थनगर जाना चाह रहे थे, लेकिन उनको रोक लिया गया। यहाँ पर 28 लोग हैं, उनका मेडिकल चेकअप करा रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे जैसा अभी होगा 14 दिन के क्वारंटाइन पीरियड के बाद ही अभी को यहाँ से छोड़ा जाएगा। सर इनकी क्या व्यवस्था रखी जा रही है? अभी इको शेल्टर हाउस में ठहरा जा रहा है और सुबह शाम खाने की व्यवस्था, चेकअप की व्यवस्था रहेगी इनकी। इनमें सर कोई पाया गया सर, कोई इसमें संक्रमित कोई इसमें कोई? अभी तो 12 चेकअप कर लिए हमने 28 में, तो 12 में तो अभी कोई पॉजिटिव नहीं पाया गया, ना बच्चे। सर कुछ जानकारी लगी होगी सर, कहाँ से हैं ये लोग? सर ये महाराष्ट्र से ही हैं सभी लोग और सिद्धार्थनगर ही जाना चाहते हैं।
आज झांसी जिले के तहसील मऊरानीपुर में प्रशासन द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ यहाँ पर बाहर से कुछ लोग आए हुए हैं। 28 लोग बताए जा रहे हैं कि 28 लोग अचानक एक डंपर में भर के यहाँ पर मऊरानीपुर बॉर्डर पे आ चुके थे, जहाँ पर पुलिस प्रशासन ने इनको यहाँ पर पकड़ लिया गया है। अब यहाँ पर कुछ लोगों का टेस्ट कराया जा रहा है जो लोग यहाँ पर हैं। मैं यहाँ पर कुछ लोगों से जानकारी भी करूँगा कि जो लोग यहाँ पर हैं, तो मैं इनसे भी पूछूँगा कि यहाँ पर कितने लोग आए हैं और अभी यहाँ पर क्या स्थिति है इन लोगों की। तो एक हमारे पास डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब से मैं पूछता हूँ अभी यहाँ पर। डॉक्टर साहब कितने लोग हैं यहाँ पे अभी 32 लोग आए हुए हैं और सभी लोग महाराष्ट्र से आए हुए हैं, बिहार और सिद्धार्थ नगर की भी कुछ सिद्धार्थ नगर की हैं। तो अभी क्या व्यवस्था की जा रही है इन लोगों की यहाँ पर? इन लोगों का अभी स्कैनिंग टेस्ट कर लिया गया है सभी लोगों का, तो सभी लोग लगभग नॉर्मल ही पाए गए हैं। अभी इस तरह का कोई भी इन लोगों का बॉडी टेम्परेचर हाई नहीं पाया गया है। तो अभी यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ लोग यहाँ जो 28 लोग आए हैं महाराष्ट्र से आए हैं, लेकिन इन लोगों का यहाँ पर कोई अभी इस तरह का संक्रमण नहीं पाया गया है। जो लोग यहाँ से कुछ खतरा यहाँ पर बताया जाए, यहाँ पे एक अधिकारी और है, मैं उनसे भी पूछूंगा यहाँ पर जो है, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या स्थिति रही है इनकी और अभी यहाँ पर कितने लोगों का चेक हो चुका है। लेखपाल साहब यहाँ पर कितने लोगों का चेक हो चुका है? अभी यहाँ पर अभी कितने लोग आए हुए लोगों का अभी ये लोग 32 लोग आए हुए हैं मेरे साइड में रजिस्टर्ड हुए, ठीक है। और अभी कुछ लोग आने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र से जो लोग आए हैं तो यहाँ पर कितने लोग जितने भी हैं सबका बॉडी टेम्परेचर लगभग नॉर्मल पाया गया है, कोई भी अभी ऐसे रिस्क में नहीं आया है। तो संभावना क्या है? लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ जाना था? संभावना अभी तो फिलहाल से आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में संक्रमित ज़्यादा है, कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या सबसे ज़्यादा देश में सबसे ज़्यादा संख्या पाई जाती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र से आए थे और सिद्धार्थ नगर इन लोगों को जाना था, लेकिन अभी इन लोगों को यहाँ पे 14 दिन के लिए यहीं पे रखा जाएगा। इन लोगों को जब तक पूरी जानकारी पूरी इन लोगों की जाँच नहीं हो जाएगी तब तक इन लोगों को यहाँ से नहीं जाने दिया जाएगा। झांसी से एनबी न्यूज़ धर्मेंद्र सिंह परिहार। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।